कि क्या किस चीज़ से प्रेरित हुए थे और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, प्रेरणा जो प्रेरणा है उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके अंदर सेंसिटिविटी हो, आप एक संवेदनशील हों। और अगर आप संवेदनशील हैं तो आप दुनिया को, समाज को, खुद को, औरों को एक संवेदनशील नज़र से देखते हैं। और जब उस नज़र से देखते हैं तो क्रिएटिविटी अपने आप आती है। उनके बारे में आप लिखना चाहते हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। और फिर जो दुनिया भर की विधाएं हैं, चाहे वो कविता की विधा हो, गज़ल की विधा हो या फिर कहानी की विधा हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसे आप एक्सप्रेस करते हैं। तो मेरी क्रिएटिविटी कुछ इसी तरीके से आगे बढ़ी है। और शुरुआत में मैं फ्री वर्स में लिखता था। जैसे जैसे एक गज़ल की जानकारी हुई, फिर मैंने गज़ल का फॉर्मेट अडॉप्ट किया और उसके बाद ये गज़लें लिखी मैंने। तो गज़ल और नज़्म को लेकर आपने जो किताब लिखी है, तो गज़ल से जो आपको प्यार है, प्रेम है, क्या कहना चाहेंगे कि क्या मतलब आपको आकर्षित करता है गज़ल? देखिए, गज़ल जो है वो एक तो सबसे डिफ़िकल्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री है। और इसकी जो संरचना है, इसका जो ग्रामर है, उतना डिफ़िकल्ट टफ़ ग्रामर किसी और का नहीं है। और ये टफ़ बनाया इसीलिए गया है जिससे कि ये काफ़ी लिरिकल हो, काफ़ी संगीतमय हो। क्योंकि ये गज़लें पहले पुराने ज़माने में राजाओं के यहाँ, नवाबों के यहाँ, मुग़ल के दरबार में ये गाई जाती थी। तो उस वहाँ पर गज़ल लिखते वक्त कोशिश ये होती थी कि गाते वक्त किसी भी तरीके की कोई अड़चन ना आए। तो इसी तरीके से गज़ल की विधा जो है बनती गई, जिससे कि वो गाने वाले को गाने में और अच्छा लगे, सुनने वालों को भी वो अच्छी लगे। तो गज़ल चूँकि सबसे मुश्किल विधा है और इसीलिए सबसे इफ़ेक्टिव भी है। और मेरे ख़्याल से हर लिखने वाले की कोशिश होती है कि कभी न कभी वो गज़ल लिखे, कभी उसकी पकड़ में आती है और कभी उसके पकड़ में नहीं आती। और ये भी जानना चाहूँगा, ज़िंदगी के किस पहलू को अपने गज़ल के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है? क्या दुख सुख है, या सफलता विफलता, या प्यार, क्या दिखाने की कोशिश? देखिए, जब आप सेंसिटिव होते हैं, संजीदा होते हैं और एक संजीदा नज़र से आप जब दुनिया को देखते हैं, तो दुनिया के जितने भी पहलू हैं, चाहे वो सुख दुख हो, चाहे इश्क हो, चाहे समाज की बुराइयां हों, चाहे अपने अंदर की कमी हो, या चाहे वो एग्जिस्टेंशलिस्ट इश्यूज़ हों, वो सारे इशू कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करते हैं। और जब आप लिखने बैठते हैं या आपके मन में जब कोई बात आती है, तो फिर वो ये सोच के नहीं आती कि आप किस बारे में लिख रहे हैं और क्या किस पहलू पे आप काम करना चाह रहे हैं। उस वक्त जो बात जब मन में आई और वो लिख गई, तो बेसिक स्ट्रक्चर तो इस तरीके से तैयार हो जाता है। तो निश्चित रूप से उसमें जितने भी पहलू हैं इंसान के, वो सभी उस पर आते हैं और मेरी गज़लें और नज़्म भी उन सभी पहलुओं को छूती हैं। उर्दू अल्फाज को समझना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी गहराई होती है उसमें। आप बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उर्दू अल्फाज को समझ पाते हैं। उसको लेकर क्या कहना चाहिए, कितना ज़्यादा आपके लिए उर्दू अल्फाज समझना? देखिए, हिंदी और उर्दू और ख़ास तौर से फ़िल्मों में इतनी अच्छी तरीके से मिल गई हैं, रच बस गई हैं कि आप अगर बहुत बारीकी से ध्यान न दें तो उर्दू के लफ्ज़ भी आपको लगते हैं जैसे हिंदी के ही लफ्ज़ हैं। तो बहुत सारे शब्द जो हैं, बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं, वो उर्दू के ऑलरेडी हिंदी के अंदर आ गए हैं। और उसके अलावा जब आजकल एक गज़लों का दौर शुरू हुआ, जगजीत सिंह की गज़लें आईं, मेहदी हसन, गुलाम अली की गज़लें आईं, उनके साथ साथ बहुत से और लफ्ज़ आए जिनसे हमारी मुलाकात हुई, हमारा परिचय हुआ, हमारी जानकारी हुई। फिर जब आपने कुछ लोगों को पढ़ना शुरू किया, जैसे हमारे बड़े फेवरेट शायर हैं दुष्यंत कुमार जी या साहिर लुधियानवी या फैज़ अहमद फैज़, तो वहाँ से लफ्ज़ आए। तो एक बार जब आप किसी तरफ बढ़ जाते हैं, आपके एक दिल में इच्छा होती है कि हमें गज़लें लिखनी है, तो स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे वो लफ्ज़ आपकी वोकेबलरी का पार्ट हो जाते हैं। और फिल्मों में भी आज के दौर में देखते हैं कि बहुत कमी, पहले की फिल्मों की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता था, और डायलॉग डिलीवरी में आजकल काफ़ी कम इस्तेमाल होता है। क्या करने जी, पहले फिल्मों में बड़ी मेहनत होती थी और पहले जो कहानियाँ भी होती थी, जो डायलॉग भी लिखे जाते थे, वो बहुत ही अलग तरीके से लिखे जाते थे। उनमें ठहराव होता था और उनमें उनकी एक लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने में क्षमता होती थी। जैसे पुराने आप गाने आप ले लीजिए,
आज भी लोग उन्हीं पुराने गानों को सुनते हैं, उन्हीं पुराने गानों को बार बार गाते हैं, जबकि जो नए गाने हैं वो 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार 1 महीने 2 महीने के बाद उनको दोबारा कोई नहीं सुनता। तो वो जो ठहराव था वो उस वक्त था, और इसी वजह से उनकी अहमियत भी है, और इसी वजह से वो लोगों पे असर करती हैं, और जब लोग उनको सुनते हैं, उनको गुनगुनाते हैं, तो वो धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व का, उनकी वोकैबुलरी का वो पार्ट भी बन जाते हैं। तो हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, इतनी सारी भाषा है और हर भाषा के लोग हैं, और मतलब लिखना पढ़ना हर कोई चाहता है। अब किसी का अनुभव, तो क्या कहना चाहेंगे, और कौन सी भाषा है जो आपको प्रेरित करती है और आगे चल के क्या करने वाले हैं? देखिए, जहाँ तक भाषा का सवाल है, एक आपकी मातृभाषा होती है, और जो भाषा मातृभाषा के करीब होती है सबसे पहले वो आपको प्रेरित करती है। एक इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो आपकी वर्किंग लैंग्वेज है, जब आप ऑफिस में जाते हैं तो उसको यूज़ करते हैं, पर आपकी जो मातृभाषा है और उससे जो मिली हुई वो उर्दू है, जिसे लोग उर्दू को लोग हिंदी की छोटी बहन भी कहते हैं, और पहले इसको हिंदवी कहा जाता था। शुरुआत में उर्दू का नाम उर्दू नहीं था, वो हिंदवी था। तो इतनी करीब है और इस तरीके से घुल मिल गई है कि कभी कभी ये लगता है कि अगर हिंदी में से उर्दू शब्दों को निकाल दिया जाए तो शायद हिंदी खोखली हो जाए। तो अभी तो फ़िलहाल, और इसमें ही इतना कुछ सीखने को है, इतनी बड़ी वोकैबुलरी है, इतना बड़ा साहित्य है कि मुझे लगता है कि अगर इसकी ही पकड़ ठीक से आ जाए तो वही अपने आप में काफ़ी है। आखिर में ये पूछना, उर्दू अगर साहित्य की बात करें तो आप क्या कितना बढ़ावा देंगे सरकार को या इंडिविजुअल जो होते हैं उनको भी अगर मौका मिले तो? क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि उर्दू साहित्य का रहना और तरह का उसका स्टैंड मेंटेन करना भविष्य में। देखिए, कोई भी चीज़, कोई भी साहित्य या कोई भी क्षेत्र सरकार के बल पर ज़्यादा नहीं चल सकता। जब उसमें दम होता है, उसमें ताकत होती है, तो वो अपने आप चल पड़ती है। उर्दू के अंदर, उर्दू भाषा में वो ताकत है और वो मिठास है जिससे कि लोगों को अट्रैक्ट करती है, और इसीलिए वो बची हुई है। आज के दिन में उर्दू का प्रचार प्रसार तो शायद बहुत ही कम है, बहुत कुछ ही ऐसी संस्थाएं हैं जो उसके बारे में बात करती हैं, और उर्दू स्क्रिप्ट भी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन उसकी वोकैबुलरी इतनी स्वीट है, इतनी मधुर है, इतनी फ्लेक्सिबल है, इतनी लचीली है, और उसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि वो अपने आप सर्वाइव करती है और लोग उसको हाथों हाथ लेते हैं। तो जो जिस चीज़ को लोगों ने हाथों हाथ ले लिया वो तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, और उसे किसी सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ इस बात की है कि जो लोग इसे जानते हैं उसको कठिन न बनाएं, उसको आम लोगों की भाषा, बोलचाल की भाषा के करीब रखें, क्योंकि उर्दू में भी एक टेंडेंसी देखी गई है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अरबी और फ़ारसी की तरफ ले जाने की। जब आप उसको अरबी और फ़ारसी की तरफ लेके जाते हैं तो वो आम भाषा नहीं बनती है, फिर वो अरबी फ़ारसी की ही तरह की भाषा लगने लगती है। तो हमें आम जनता की तरफ उसको ले जाना पड़ेगा, शब्दों का चयन भी उसी तरीके से होना पड़ेगा जिससे कि लोग समझ सकें, और ये हिंदी के करीब होगी तो और समझेंगे कि आज देश में ख़ास तौर से जो हिंदी वासी जो प्रदेश हैं, जहाँ हिंदी भाषी प्रदेश हैं, वहाँ के लोग तो उर्दू भी समझते ही हैं, है ना। तो ये दोनों को साथ चलना पड़ेगा। इसमें हम किसी तरीके का भाषा को विभेद करके उनमें अंतर करके हम इसको न बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं। जनता है, पब्लिक है, उसको आगे बढ़ाएगी, उसी ने आगे बढ़ाया है और वो उसको आगे बढ़ाएगी।